दोस्तों, कल पूरे दिन संसद में तूफान मचा रहा। एक तरफ अमित शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने बड़ी शान से कहा कि मैं संसद में आने को तैयार हूं, बस विपक्ष हंगामा ना करे। दूसरी तरफ राहुल गांधी का पलटवार, कांग्रेस के नेताओं की गरजती आवाजें, इंडिया गठबंधन का घेराव और पूरे विपक्ष का एक सुर में हल्ला बोल। शाम होते होते ऐसा माहौल बना कि पूरे देश की निगाहें एक ही सवाल पर टिक गई कि आखिर अमित शाह संसद में आएंगे या नहीं। और जब वो नहीं आए तो हंगामा और भी बढ़ गया। कांग्रेस के नेताओं ने खुलेआम कह दिया कि जो खुद को 56 इंच कहते हैं वो असल में 26 इंच चूहे निकले। ये शब्द इतने तीखे थे कि भाजपा खेमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। रात होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुला ली। ये कोई साधारण बैठक नहीं थी, ये वो बैठक थी जिसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में ये तय करना था कि आखिर संसद में आखिरी दिन क्या किया जाए। ये पूरी रात बैठक चली, सुबह के तड़के तक चलती रही और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बैठक में मोहन भागवत जी का भी फीडबैक आया था। उन्होंने भी अपनी बात रखी थी, मगर बैठक में जो हुआ वो हैरान करने वाला था। कहा गया कि अमित शाह साहब अब अपने सदन में जाइए, जवाब दीजिए। यह मैसेज सीधा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गया और अमित शाह ने हामी भी भर दी। यहां तक कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा, मगर जो लोग अमित शाह को जानते हैं, जो उनकी राजनीति को समझते हैं, वो जानते हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं है। कल भी पलटे थे, आज भी पलट सकते हैं। इनको पलटू राम यूं ही नहीं कहा जाता है। मगर असली धमाका तो सुबह सुबह हुआ। जैसे ही 13 अगस्त की सुबह हुई, वैसे ही एक ऐसी खबर आई जिसने भाजपा की बची कुची नींद भी उड़ा दी। और ये वही खबर थी जिसने 12 साल में पहली बार भाजपा के खेमों को इस कदर हिला दिया है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे। यह खबर है भारत की अर्थव्यवस्था के धड़ाम से नीचे गिरने की खबर। ये वो खबर है जिसने विश्व गुरु बनने के सारे दावों को धज्जियां उड़ा दी है। पिछले 12 सालों में हम क्या सुनते आ रहे हैं? हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, हम बनने ही वाले हैं, बन गए हैं, बस पहुंच ही गए हैं। कभी कहा जाता था कि पापा ने यूक्रेन और रूस की जंग करवा दी है। कभी कहा जाता था कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है। कभी कहा जाता था कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मगर आज जो सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है। खुद मोदी सरकार ने संसद के भीतर स्वीकार किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चौथे स्थान से खिसक करके 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। ये कोई विपक्ष का दावा नहीं है, ये कोई राहुल गांधी की बात नहीं है, ये खुद सरकार ने संसद को बताया है। सोचिए जरा, जिस देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखाया जा रहा था, वो देश तीसरे स्थान पर पहुंचने के बजाय चौथे से गिर करके 6ठे पर पहुंच गया है। जो लक्ष्य रखा गया था 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का, वो लक्ष्य 2025-26 में भी हासिल नहीं हुआ। जीडीपी अभी भी 3.92 ट्रिलियन पर ठहरी हुई है, यानी हम अपने लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंचे। ये कितना बड़ा झूठ था जो पिछले कई सालों से देश की जनता को परोसा जा रहा था। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इस झूठ को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ हमारी अपनी बिरादरी के उन गोदी मीडिया वालों का है, उन गटर पत्रकारों का है, उन अधकचरे ज्ञान वाले एंकरों का है, जो सुबह से शाम तक टीवी पर बैठ करके देश की जनता को भ्रमित करते रहते हैं, जो हर बात को सरकार के फेवर में मोड़ देते हैं, जो कभी अर्थव्यवस्था के असली आंकड़े जनता के सामने नहीं रखते, जिनका काम बस इतना है कि किसी तरह से सरकार का एजेंडा चलाया जाए, चाहे उसके लिए देश को कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। तो ये थी वो पहली खबर जिसने भाजपा की नींद उड़ाई। मगर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके साथ ही एक और बड़ा झटका आ गया है, और वो झटका है जेनजी, यानी कि युवाओं और छात्रों का बड़ा आंदोलन जो अब पूरे देश में फैलने वाला है। अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि वो जंतर मंतर पर फिर से आ रहे हैं। पहले भी 36-40 दिन तक जंतर मंतर पर आंदोलन चला था, अब उसी की अगली कड़ी शुरू होने वाली है। मगर सरकार को इस बात का इतना डर है कि उसने दिल्ली में अभिजीत दीपके को मीटिंग तक नहीं करने दी। सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में एक शख्स को अपनी बात रखने की, मीटिंग करने की इजाजत नहीं है। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी आज़ादी है? मगर जब आप किसी को दबाओगे तो वो और भी ताकत के साथ उठेगा, और यही हुआ। अभिजीत दीपके ने आक्रोश में ऐलान कर दिया कि हम फिर से आ रहे हैं, और यह महज इत्तेफाक नहीं है कि उसी दिन उसी वक्त उत्तर प्रदेश में भी एक नया मोर्चा खुल गया है। इस मोर्चे का नाम है जस्टिस मोर्चा, और यह मोर्चा अगले 2 महीने तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का घेराव करने वाला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मोर्चे की शुरुआत कहां से हो रही है? इसकी शुरुआत हो रही है खुद योगी बाबा के अपने गृह जनपद गोरखपुर से। जी हां, वही गोरखपुर जिसे योगी जी अपनी सबसे मजबूत जमीन मानते हैं।
वहीं से यह आंदोलन शुरू हो रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच जिस तरीके से इस मोर्चे के लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, ये बताता है कि ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है, ये एक बहुत बड़े और सुनियोजित आंदोलन की शुरुआत है। इस आंदोलन में सिर्फ जेनजी के मुद्दे नहीं हैं, इसमें युवाओं के मुद्दे हैं, शिक्षकों के मुद्दे हैं, अभिभावकों के मुद्दे हैं, शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, परीक्षा में हो रही धांधली के मुद्दे हैं, पेपर लीक के मुद्दे हैं, यानी वो सारे मुद्दे जिनसे आम आदमी की जिंदगी सीधे सीधे जुड़ी हुई है। और यही बात भाजपा को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि जब मुद्दे हिंदू मुसलमान से हटकर के बेरोजगारी और पेपर लीक पर आ जाते हैं तो भाजपा के पास कोई जवाब नहीं होता है। बाकायदा इस आंदोलन के लिए टीमें बनाई गई है, बाकायदा प्लानिंग तैयारी की गई है, बाकायदा सड़कों पर उतरने की पूरी रणनीति बन चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 50 दिनों तक उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये अभियान चलेगा। 800 से भी ज़्यादा कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थाओं में जाकर के छात्रों से बात की जाएगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, छात्र संवाद होंगे, जनचर्चाओं के कार्यक्रम होंगे। यानी ये एक ऐसा बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जिसकी कल्पना भी अब तक किसी ने नहीं की थी। और इस आंदोलन के जो मुद्दे हैं वो बहुत ही सीधे और सटीक है। पहला मुद्दा है कि हर साल भर्ती परीक्षाओं का एक तय कैलेंडर जारी किया जाए ताकि छात्रों को पता हो कि कब परीक्षा होगी और कब नौकरी मिलेगी। दूसरा मुद्दा है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर कराई जाए। तीसरा मुद्दा है कि सरकारी विभागों में जो लाखों पद खाली हैं उन पर तुरंत भर्ती की जाए। चौथा मुद्दा है कि जो भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से लटकी हुई है उन्हें पूरा किया जाए। पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वापस लिया जाए। यही तो वो शिक्षा नीति है जिसे धर्मेंद्र प्रधान ने बड़े जोर शोर से लागू किया था और जिसकी वजह से आज पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का बंटवारा हो चुका है। छठा मुद्दा है कि भारतीय परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। सातवां मुद्दा है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसे तुरंत खत्म किया जाए और उम्मीदवारों को उनका विस्तृत स्कोर कार्ड दिया जाए। आठवां मुद्दा यह है कि संविदा और आउटसोर्स की जो भर्ती व्यवस्था चल रही है उसे खत्म किया जाए। नौवां मुद्दा है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। 10वां मुद्दा है कि निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि आज अभिभावकों की कमर टूटती जा रही है इन प्राइवेट स्कूलों की फीस से। 11वां मुद्दा है कि पेपर लीक के खिलाफ जो छात्र और शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं उन पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं। 12वां मुद्दा है कि परीक्षा एजेंसियां यानी कि एनटीए को खत्म किया जाए, क्योंकि यही वो एजेंसी है जिसने पूरे देश के छात्रों का भविष्य बर्बाद किया है। और आखिरी मुद्दा है कि सभी विश्वविद्यालयों में समान फेलोशिप दी जाए। अब आप जरा सोचिए, इतने सारे मुद्दे पर एक साथ उठाए जा रहे हैं और ये मुद्दे किसी एक राज्य के नहीं, ये पूरे देश के मुद्दे हैं। जेनजी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बिहार में भी है, दक्षिण भारत में भी है, हर जगह है। और ये सब मिलकर के सरकार का घेराव कर रहे हैं। एक तरफ ये आंदोलन, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का दबाव, तीसरी तरफ अर्थव्यवस्था का धड़ाम से नीचे गिरना, चौथी तरफ सहयोगी पार्टियों की बगावत। इतने सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। तो सरकार क्या करेगी? चलिए मान लीजिए कि आज का दिन किसी तरह सरकार काट लेगी। अमित शाह अगर संसद में जवाब नहीं देते हैं तो उसका मतलब क्या निकलेगा? राहुल गांधी ने बहुत सटीक बात कही है कि अमित शाह की सिर्फ 2 ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो सक्षम नहीं है इस पद के लिए या तो वो दोषी हैं, और दोनों ही स्थितियों में उनका इस्तीफा होना चाहिए। अगर वो सक्षम नहीं है तो उन्हें गृह मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। अगर वो दोषी हैं तो और भी बड़ी बात है कि उन्हें तुरंत पद से हटना चाहिए। मगर मुश्किल ये है कि पिछले 12 सालों में इन्हें ये लगता है कि पूरा देश उनकी मुट्ठी में है, मीडिया उनकी मुट्ठी में है, सारी एजेंसियां उनकी मुट्ठी में है, चुनाव आयोग उनकी मुट्ठी में है और कई सारे जज भी उनकी मुट्ठी में है। तो जो चाहे वो कर लो। अगर कोई सवाल उठाए तो उसके खिलाफ केस डाल दो, गिरफ्तार करवा दो, जेल भेज दो। यही तो हो रहा है पिछले 12 सालों से। मगर अब ये दिन बीत चुके हैं। अब वो जनता जाग चुकी है जो कभी अंधभक्ति में डूबा हुआ करती थी। अब वो युवा सड़कों पर हैं जिन्होंने रोजगार के सपने दिखा करके धोखा दिया गया था। अब वो किसान परेशान हैं जिनकी आय दोगुनी करने का वादा किया गया था। अब वो महिलाएं भी सवाल पूछ रही हैं जिसने बहन बेटी की सुरक्षा का वादा किया था। अब वो व्यापारी भी नाराज है जिन्हें जीएसटी के जाल में फंसा दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, अब वो सहयोगी पार्टियां भी अपने अलग रास्ते तलाश रही है जो कभी कंधे से कंधा मिला करके खड़ी थी। इसीलिए आज के दिन इतने महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए राहुल गांधी की मेहनत रंग ला रही है, इसीलिए जेनजी की आवाज गूंज रही है, इसीलिए हर तरफ जय जयकारे लग रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मुझे एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार ने कही, जो पिछले 4 दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि इस देश के इतिहास में एक बात लिखी जाएगी, सबसे बहादुर राजनेता अगर आजाद भारत में कोई हुआ है तो वो है राहुल गांधी। आपको सुनकर
मजाक लगेगा, आप हंसेंगे, आप कहेंगे कि ये क्या बात हो गई, मगर सच है कि आज़ाद भारत के इतिहास में इतनी मुश्किल स्थिति किसी भी विपक्षी नेता के सामने कभी नहीं आई, किसी भी दौर में नहीं। यहां तक कि इंदिरा गांधी को भी इतनी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनके सामने जो सत्ता पक्ष था वो सिर्फ अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ था। जनसंघ का, समाजवादियों का, कांग्रेस से अलग हुए लोगों का, सबका अपना अपना एजेंडा था, और यही वजह थी कि वो सारे लोग बाद में भरभरा करके गिर गए। मगर राहुल गांधी के सामने कौन है? राहुल गांधी के सामने मोदी शाह जैसे दो गुजराती भाई हैं, जिन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया, जिन्होंने संविधान को अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश की, जिन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने संस्थाओं को अपनी जागीर समझ लिया, जिन्होंने मीडिया को खरीद लिया, जिन्होंने विपक्ष को तोड़ने की हर कोशिश की। मगर इतना सब कुछ करने के बावजूद वो राहुल गांधी को तोड़ नहीं पाए, वो कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाए, वो इंडिया गठबंधन को कमजोर नहीं कर पाए, और आज नतीजा यह है कि वो खुद अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? आगे यह होगा कि जैसे जैसे मानसून सत्र खत्म होगा वैसे वैसे विपक्ष का हल्ला और तेज होगा, जनजी का आंदोलन और बड़ा होगा, दक्षिण भारत की बगावत और खुली होगी, सहयोगी पार्टियों की मांग और तीखी होगी। सबसे बड़ी बात, जनता के सामने सरकार की झूठ की परतें एक एक करके खुलती जाएगी। अर्थव्यवस्था का सच सामने आएगा, बेरोजगारी का सच सामने आएगा, पेपर लीक का सच सामने आएगा, किसानों की बदहाली का सच सामने आएगा, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जातियां हुई, उसका सच सामने आएगा। और जब इतने सारे सच एक साथ सामने आते हैं तो कोई भी सरकार टिक नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो उनके पास कितनी भी एजेंसियां क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। सच की ताकत सबसे बड़ी होती है, और आज वही सच बाहर आ रहा है। तो अब देखना यह है कि आज के दिन क्या क्या होता है। क्या अमित शाह संसद में आते हैं? क्या वो जवाब देते हैं? क्या वो अपनी सफाई पेश करते हैं? क्या वो लद्दाख में हुई हिंसा पर बोलते हैं? क्या वो पेपर लीक पर बोलते हैं? क्या वो अर्थव्यवस्था के गिरने पर बोलते हैं? क्या वो बेरोजगारी पर बोलते हैं? या फिर वो हमेशा की तरह चुप्पी साध लेते हैं? ये चुप्पी अब उनकी सबसे बड़ी हार बनती जा रही है, क्योंकि जब सत्ता में बैठा शख्स सवालों से भागता है तो जनता समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है, और आज पूरी जनता समझ चुकी है कि दाल पूरी की पूरी काली हो चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी है जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो एकजुट होकर के लड़ रहा है, तीसरी तरफ जनजी है जो सड़कों पर उतर चुका है, चौथी तरफ दक्षिण भारत है जो पूरी तरह से सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है, और पांचवी तरफ खुद भाजपा की सहयोगी पार्टियां हैं जो अंदर ही अंदर बगावत के सुर में अलाप रही हैं। ऐसे में मोदी और शाह के पास बच क्या रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ चुप्पी, सिर्फ भागना, सिर्फ सवालों से बचना। मगर यह सब कब तक चलेगा? एक दिन तो जवाब देना ही पड़ेगा, एक दिन तो सामने आना ही पड़ेगा, एक दिन तो हिसाब देना ही पड़ेगा, और वो दिन दूर नहीं है। तो अब ये देखने की बारी आपकी है। आप देखिए कि आगे क्या होता है, आप महसूस कीजिए कि ये देश किस दिशा में जा रहा है, आप सोचिए कि आप इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये देश हम सबका है, ये देश हमारे बच्चों का है, ये देश हमारी आने वाली पीढ़ियों का है। और अगर आज हम चुप रह गए तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास लिखा जाएगा, और उस इतिहास में यह लिखा जाएगा कि जब देश पर सबसे मुश्किल घड़ी आई थी तब कौन कौन खामोश रहे और कौन कौन आवाज उठाई, कौन डर के मारे घरों में दुबक गए और कौन सड़कों पर उतर आए, कौन झूठ के साथ खड़े रहे और कौन सच का साथ दिया। तो ये वक्त है फैसला करने का, ये वक्त है खड़े होने का, ये वक्त है आवाज उठाने का, क्योंकि अगर आज नहीं तो कभी नहीं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। 13 अगस्त का ये दिन इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि आज के दिन जो कुछ भी होगा वो सिर्फ एक दिन की घटना नहीं होगी, वो एक ऐसी घटना होगी जो आने वाले सालों तक याद रखी जाएगी। जब लोग पीछे मुड़ करके देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, ये वही दिन था जब भाजपा की तिलिस्म की परतें उधरना शुरू हो गई थी, ये वही दिन था जब देश ने सच का साथ देना शुरू कर दिया था, ये वही दिन था जब लोकतंत्र की जीत की शुरुआत हुई थी। और इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप कैसे इस पूरी परिस्थिति को देखते हैं? अपने विचार जरूर साझा कीजिए, क्योंकि ये देश आपका है, ये लोकतंत्र आपका है, और इसकी दिशा आपको ही तय करनी है। दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर्ड को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।